हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हो, स्वस्थ हो और अपनी पढ़ाई जम के कर रहे हो। भाई अब तो जो बोर्ड एग्जाम है आपके सर पे आ गया है। अब आपको कोई बहाना नहीं बनाना है कि ये चीज़ें आ गई, वो चीज़ें आ गई, अब हम पढ़ाई कैसे करें। भाई अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे से कर लो ना। आपको रिजल्ट्स लाना है। आपने जो इतने दिन रोज स्कूल्स गए हैं, कोचिंग ज्वाइन किए हैं, जो भी कुछ किए हैं, आपने भी मेहनत की है और आपके पेरेंट्स ने भी आर्थिक स्थिति से मतलब आर्थिक रूप से मदद की है। तो भाई इतने सारे एफर्ट को आप वेस्ट जाने मत दीजिए। अभी से अपनी, अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं मतलब पढ़ा है कि ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैसे पढ़ें, तो अब से भी अपना स्टार्ट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय देकर देखिए आपका रिजल्ट्स जो लो चल रहा है वो हाई लेवल तक पहुंच जाएगा। तो आज का सेशन है हिंदी। अगर आपने हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ा है लेकिन आज से भी आप चाह रहे हैं कि काश मैं हिंदी में मतलब एक अच्छा 90+ स्कोर कर सकता हूं, तो प्लीज इस सेशन को पूरा एंड तक देखिएगा। और देखिए, बच्चे अक्सर बाकी सब्जेक्ट की टेंशन में हिंदी को छोड़ देते हैं कि चलो हिंदी तो बाद में कर लेंगे, लेकिन हिंदी भी उतनी आसान नहीं है जितना सोचते हैं। आपको हिंदी के लिए भी मतलब समय देना होगा। अब तो देखिए आपके एग्जाम के लिए तो लगभग 1 से 1.5 महीने बचे हुए हैं, तो आप अब से भी 2 आवर्स तो हिंदी को देंगे अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो। लेकिन अगर आप एक बार पूरे बुक को पढ़े हैं, जितने चैप्टर्स हैं उनको पढ़े हैं, रिवीजन किए हैं, तब अगर आज से भी आप 1 घंटे अगर हिंदी को देते हैं तो आप 90+ स्कोर ला सकते हैं। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं और कि जिसको हम पढ़ें और अपना नंबर अचीव कर ले। तो आज हम क्वेश्चन नंबरिंग सहित देखेंगे, तो प्लीज सेशन को एंड तक देखिएगा। पहले हम आपके बुक से जो क्वेश्चन आने हैं वो देखेंगे, फिर ग्रामर का देखेंगे। देखिए अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना, लेकिन हिंदी एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें कुछ पॉइंट्स आप पढ़ के बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो आइए बस हम उसे देखते हैं। तो देखिए हमने पूरा जो भी आपके बुक से है वो इस पे लिखा गया है और लगभग ये 60 के अराउंड इसमें से नंबर आ जाएंगे आपके। और बाकी जो 40 नंबर होंगे वो हम ग्रामर सेशन से लेंगे, जैसे निबंध पत्र, वो हम आगे देखते हैं कि उसमें क्या है। तो सबसे पहले हम बुक से देखते हैं। देखिए बुक में जैसे ही पेपर अगर आप ओपन करेंगे किसी भी सेट को सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले आपको मिलेगा एमसीक्यू। अब वो एमसीक्यू कहाँ से होगा, एमसीक्यू कहाँ होगा, 10 एमसीक्यू आपको मिलेगा, जिसमें से हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास होगा। मतलब हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास क्या है, उसमें मतलब जैसे लेखक कोई आपके पास रचना दे देगी और उसके लेखक का नाम पूछेगा, या लेखक दे देगा और उसकी रचनाएं लिखी होंगी, उसे देखना होगा। फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सा जो मतलब राइटर है, लेखक है, वो किस युग के हैं, ये पूछा जा सकता है। तो यही सब हिंदी साहित्य होता है। और बहुत सारे जो युग चल मतलब काल आए हैं, जैसे छायावादी युग, ये सारे युग, तो उससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से कहाँ तक चले हैं। तो 5 क्वेश्चन आपको हिंदी गद्य से मिलेंगे और 5 क्वेश्चन काव्य साहित्य से मिलेंगे। देखिए हम जब भी हिंदी पढ़ते हैं तो गद्य और काव्य में पढ़ते हैं। जो लेखक ना मतलब लेखक लिखते हैं, जैसे निबंध हो गई, कहानियां हो गई, ये सभी किस में आते हैं, गद्य में आते हैं। और जो काव्य के रूप में लिखे जाते हैं उन्हें, जैसे काव्य होते हैं पढ़ने वाले मतलब थोड़ा उसे गा के पढ़ा, जैसे मतलब दोहा की तरह होते हैं, चौपाई हो गए, ये सब आते हैं काव्य के अंतर्गत। तो हम उसमें काव्य के अंतर्गत भी आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे और वो सभी 5-5 नंबर के हैं। तो अगर आप इन दोनों पे कुछ राइटर्स के, देखिए आपके बुक में भी कुछ राइटर्स दिए हैं और बाकी आप अगर कोई गाइड कोई सीरीज लिए हैं तो उसमें राइटर्स के नाम देख लीजिए, कुछ उसके इतिहास देख लीजिए कि हिंदी काव्य कैसे आया, तो आप ये 5-5 10 नंबर आसानी से ले सकते हैं। फिर हम आते हैं गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, यानी जो आपकी क्लास 12th की हिंदी की बुक है उसमें भी आपको गद्य और पद्य करके मिलेगा। कुछ गद्य का भाग होता है और कुछ पद्य का भाग होता है। तो जो गद्य होगा देखिए उसको आपको एक पैसेज उसमें से दे देगा और उसमें आपको याद रखना है लेखक राइटर का नाम। इतना अगर आप याद रखते हैं तो 10 नंबर आप बस आसानी से ले सकते हैं। बस आपकी राइटिंग थोड़ी बेहतरीन हो, बस आप नंबर आसानी से ले लेंगे। तो देखिए अगर हम देखें आपके हिंदी गद्य में कितने चैप्टर्स हैं, तो यहाँ से चैप्टरों की संख्या देखिए, पहला है राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा रॉबर्ट नरसिंह, तीसरा अशोक के फूल,
चौथा भाषा और आधुनिकता, 5, 6 चैप्टर हैं आपके पास। 6 चैप्टर में से अगर हम इम्पोर्टेंट देखें तो ये राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल, और थर्ड नंबर पे हम ले तो ये इम्पोर्टेंट। अगर ये 3 चैप्टर आप कर लेते हैं, इनको एक बार मतलब पढ़ लेंगे तो आपको जरूर याद आ जाएगा कि हाँ, पैसेज तो वो दिया रहेगा आपके पास, बस उस पैसेज को देख के आपको पहचानना होगा कि ये किस लेसन का है और इसके राइटर कौन है। तो अगर आप नाम को भी अच्छे से देख ले, जैसे राष्ट्र का स्वरूप, तो उस पैसेज में कहीं ना कहीं राष्ट्र के बारे में लिखा जरूर होगा, कुछ राष्ट्र के बारे में बात की जाएगी। तो आप सबसे पहले इस चैप्टर का नाम लिखिए और उनके राइटर का नाम याद रखना है। तो वो राष्ट्र के स्वरूप के राइटर वासुदेव शरण अग्रवाल, रॉबर्ट नरसिंह होम, कन्हैया लाल मिश्र, फिर उसके बाद अशोक के फूल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर भाषा और आधुनिकता प्रोजे सुंदर रेड्डी, फिर उसके बाद निंदा रस है हरिशंकर परशाई, फिर उसके बाद तेजस्वी मन संपादित अंश। अब देखिए जो ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तेजस्वी मन तो ऐसे याद रख सकता है भाई, जो एपीजे अब्दुल कलाम थे एक तेजस्वी थे ही इंसान, क्योंकि उन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया। एक तेजस्वी मतलब वो थे ही, तो तेजस्वी वर्ड जैसे आ गया तो आपको याद है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस लेखक के मतलब इस निबंध जो भी हो उसके राइटर होंगे। तो बस इन 6 चैप्टर्स के नाम याद कर लीजिए और इनके लेखक के नाम याद कर लीजिए, बस आपको 10 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि उसमें आपको मेन बात की संदर्भ लिखना आना चाहिए। तो संदर्भ में आप क्या लिखते हैं कि मतलब ये हमारे हिंदी में संकलित इस पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जो भी हो दिया गया, इस तरीके से आप उससे ही सही देखिए, उस पे ही नंबर दिया जाता है। अगर आप वो सही ले लिए, फिर वहां से कुछ रेखांकित अंश मिलेगा, उसकी व्याख्या करना होगा, फिर 1-2 क्वेश्चन उसी में से आ जाएंगे, उस क्वेश्चन का आंसर देना होगा, उसी पैसेज में उसका आंसर रहेगा। तो ये 10 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। बस इन चैप्टर्स को एक बार आप बस कहानी की तरह एक बार पढ़ लीजिए और उनके राइटर्स के नाम याद कर लीजिए। फिर दूसरा आता है काव्य हेतु निर्धारित प्रश्न, ये भी 10 नंबर का आता है। भाई देखिए कितने अधिक नंबर हम कितने कम मतलब लेते जा रहे हैं, 10 और 10 20 हो गया। ऐसे ही अगर ये तैयार हो गया तो 30 हो गया। तो बस इसमें हिंदी में बहुत आसानी से नंबर गेन किया जा सकता है। बस हिंदी में आपकी राइटिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए और मात्राओं का बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि हिंदी में मात्राएं ही देखी जाती हैं। तो आप हिंदी लिखने की प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा थोड़ी। फिर हम काव्य में आ जाएं तो इसमें भी बात करें तो सबसे पहले है पवन दूतिका। अब जिसमें मतलब पवन दूतिका का, अब ये पवन पुत्र हनुमान से मत लीजिए। पवन दूतिका में वर्णन क्या किया गया है, पवन को दूतिका बनाया गया है, यानी जो हवा चलती है वो कुछ संदेश ले जाई जाती है। तो ये उद्धव मतलब राधा जी और कृष्णा जी के बारे में ही है, मतलब उन दोनों के ही वियोग के बारे में है। तो आप उसको देखेंगे, एक बार पढ़ लेंगे तो ये जरूर याद आ जाएगा, और बस उसकी व्याख्या करनी आनी चाहिए। देखिए उसमें कुछ अलग ब्रज अवधी भाषा में लिखा होता है, आपको हिंदी में उसे व्याख्या करना होता है। तो ये एक बार आप पढ़ लेंगे तो बहुत ही आसान है, इंटरेस्टिंग है। अगर आप थोड़ा सा धार्मिक चीजें देखें रिलेटेड, जैसे कृष्ण महाभारत वारत, तो ये बहुत ही आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। फिर उसके बाद कैकेयी का अनुताप, ये भी देखिए इसमें कैकेयी ने मतलब जो भरत जी को वनवास मतलब राम जी को वनवास भेजा, फिर भरत जी आए तो वो मतलब कैकेयी माता को फिर देखिए उन्होंने मतलब बहुत कहा कि अब मतलब आप माँ नहीं, मतलब क्या चीजें हैं। तो फिर उसके बाद कैकेयी को क्या होता है, बहुत पछतावा होता है। तो उन्हीं का अनुताप है कि आखिर उनका दुख अपना प्रस्तुत किया जाता है कैकेयी का, उसी को अनुताप कहते हैं, और इसी में गीत मतलब गीत है। तो इसके राइटर कौन हो जाएंगे, मैथिली शरण गुप्त। फिर उसके बाद श्रद्धा मनु और गीत। देखिए श्रद्धा मनु ये मतलब मनुष्य का जीवन आता है ना, तो उसी से माना जाए कि श्रद्धा मनुष्य 2 हैं, और इन्हीं से जैसे मनुष्य मानव का जीवन ऐसे आया, तो श्रद्धा मनु उन्हें माना गया। इनमें 2 मतलब प्रेम प्रसंग है, ये भी एक प्रकार का, और जिसके मतलब श्रद्धा मनु और गीत जिसके मतलब राइटर हैं जयशंकर प्रसाद। इसमें हम कवि बोलते हैं, तो जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। फिर नौका विहार, परिवर्तन, बापू के प्रति, ये है सुमित्रा नंदन पंत। तो इसमें आप इसे भी पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद एक गीत, गीत अकेले एक चैप्टर है, जिसके राइटर कौन है, महादेवी वर्मा है। फिर उसके बाद पुरूरवा, उर्वशी, अभिनव मनुष्य, ये सभी हैं रामधारी सिंह दिनकर के। ये एक ही चैप्टर में है, मतलब एक ही चैप्टर में अलग अलग, जैसे कुछ
श्लोक मतलब कुछ पद्य इसके हो गया, फिर कुछ पद्य गीत के हो गया, फिर कुछ पद्य उर्वशी के हो गया। ये सब एक ही चैप्टर में है, जिसके राइटर कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। आपको किसी से भी दे देगा, लेकिन वहां पे लिखते टाइम आप लिखेंगे उसमें कि ये किससे है, पूर्वार्ष से उर्वशी है कि अभिनव मनुष्य से है। फिर उसके बाद मैंने आहुति बनकर देखा, इसमें जैसे इसमें ना कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जिससे मतलब आपको जोश आता हो, मतलब ऐसे कुछ बलिदान देने की कहानी सुनाई गई हो, तो ये सब किस में आ जाएगा, मैंने आहुति बनकर देखा। और युद्ध के बारे में वो आ जाएगा हिरोशिमा में, जिसके राइटर हैं कौन, अज्ञेय जी हैं, जिसके कवि हैं अज्ञेय। और देखिए कभी कभी अज्ञेय जी का पूरा नाम भी पूछता है, तो इनका नाम क्या है, सच्चिदानंद वात्स्यायन हीरानंद अज्ञेय, और इनके शॉर्ट फॉर्म अज्ञेय से जानते हैं। तो इसमें अगर आप देखिए चैप्टर काउंट करें तो 1 2 3 4 इधर हो गए, 5 6 7 चैप्टर इसमें है। और 7 चैप्टर आप एक बार पढ़ के और उसके राइटर्स याद कर लेते हैं तो 10 नंबर आपके तैयार हो गए। अब बात आती है लेखक के जीवन परिचय तथा कवियों के जीवन परिचय। आपके बुक में से ही ये जो 6 राइटर हैं और यहां से ये 7 राइटर, देखिए इसमें आपको ऑप्शन मिलता है, 3 ऑप्शन दिया होगा, उसमें से 3 में से किसी 3 या कभी कभी 4 देता है, मैक्सिमम 3 ही देता है, और उसमें से किसी आपको एक ही लिखना होता है। तो आप देखिए इसमें इंपॉर्टेंट होता है, जैसे प्रोजे सुंदर रेड्डी ले लीजिए, फिर वासुदेव सरड़ अग्रवाल, ये तो एकदम कंफर्म ही है इंपॉर्टेंट में, ये वाला और ये दूसरे नंबर पे ये ले ले, और कभी कभी ये 3 आप इसमें से याद कर लीजिए। आपको पूरा याद करने की जरूरत है नहीं है, 3 याद कर लेंगे तो जरूर कोई ना कोई इसी में से आपको मिल जाएगा। 3 इसमें से याद कर लीजिए, 3 इसमें से महादेवी वर्मा को तो आपको याद करना ही है। महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर और अयोध्या मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद का याद कर लीजिए। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, इन 3 का याद कर लीजिए, किसी न किसी का इसमें जरूर देगा, और आप 5 नंबर इससे 5 नंबर इससे ले लेंगे। और जीवन परिचय पूरे अच्छे तरीके से, पहले उनका जन्म कहाँ हुआ, किस सन में हुआ, इनके माता पिता का क्या नाम है, फिर उनकी शिक्षा कहाँ हुई, फिर उसके बाद मतलब इनका विवाह हुआ तो वो सारी चीजें, फिर इनकी भाषा क्या थी, फिर उनके कुछ मतलब उदाहरण में जैसे इन्होंने क्या क्या लिखा था, रचनाएं क्या थी, कृतियां थी, इस तरीके से आप हेडिंग डालते डालते लिखेंगे ताकि आपको जो मतलब एग्जामिनर से देखते ही प्रसन्न हो जाए। तो आपको सबसे पहले उनका जन्म स्थान, फिर उनका जन्म सन, फिर उसके बाद माता पिता का नाम, ऐसे करके आपको लिखना है। फिर उनकी रचनाएं, कृतियां, भाषा, मतलब वो किस भाषा में लिखे थे अपनी सारी चीजों का, वो सब लिख के आप इस तरीके से लिखेंगे तो जीवन परिचय पे आपके 5 नंबर और 5 10 नंबर मिल गए। अब देखिए कितना हो गया, यहाँ से 5 10 30 हो गए, और ये 40 नंबर तो आपको 4 क्वेश्चन से ही मिल जा रहे हैं। फिर उसके बाद आप आ जाइए संस्कृत से, आपकी बुक में ही संस्कृत है, तो संस्कृत से भी आपको साथ साथ, अभी हम व्याकरण वाली छोड़ दें तो संस्कृत किताब से आपको 14 नंबर मिलेंगे, और उसमें भी एक गद्य होगा और एक पद्य होगा। और इसमें तो सिंपल से आपको बस केवल चैप्टर का नाम याद रखना है भाई, यहाँ से तो वो झंझट खत्म ही हो गई कि यहाँ पे हमें लेखक के नाम भी, क्योंकि इसमें लेखक का नाम नहीं होता है। बस इसे भी आप एक बार पढ़ेंगे और पढ़ के इसका अनुवाद आपको आना चाहिए। अगर थोड़ी थोड़ी संस्कृत आती है तो अनुवाद आप कर लेंगे, थोड़ा सा मतलब अच्छे तरीके से लिख के इधर उधर अनुवाद हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन आपको सुंदर तरीके से हिंदी में लिखना है, कोई भी ओवर राइटिंग नहीं करना है। तो इसमें भी अगर आप चैप्टर्स देखें तो पहला है भोजस्य दार्यम, फिर आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, फिर जातक कथा, फिर संस्कृत भाषायाम महत्वम, फिर सुभाषित रत्नानी, महामना मालवीन तथा पंचशील सिद्धांत। तो एक मतलब इसमें गद्य भी है और पद्य भी है, दोनों भी है। तो इसमें कोई भी श्लोक उठा के दे देगा और उसकी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी होगी, क्योंकि ये हमारे जैसे लिखा जाता है ना कि एक पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित इस पाठ से लिया गया है, फिर उसके बाद उसकी आप व्याख्या कर देंगे। और यहाँ पर रस छंद कुछ का भी जोड़ नहीं है। इसमें जो इम्पोर्टेंट दिखाते हैं जातक कथा और ये सुभाषित रत्नानी, इसमें से, और ये संस्कृत भाषायाम, पद्य गद्य में देखें तो ये, और जातक कथा, ये पंचशील सिद्धांत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जातक कथा तो आपको भूल के भी नहीं छोड़ना है, उनके अनुवाद आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद आप बुक में आ जाए तो कहानी, आपके बुक में कहानी दी है, और कहानी कितनी है 4, ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, बहादुर
और उसके बाद शिवानी या लाठी। और ये भी आपके पास आ जाएगी कितने नंबर की, 5 नंबर की। आप कहानी पढ़ लीजिए, एक बार कहानी पढ़ लेंगे तो कुछ तो कैरेक्टर आपको याद हो जाएंगे। 1-2 बार आप एग्जाम तक ये कहानी, 4 कहानी है, बस थोड़ा सा टाइम मिले ऐसे बस पढ़ लीजिए कहानी। पंचशील हो गया, बहादुर हो गया, पंचलाइट हो गया, ध्रुव यात्रा हो गया, शिवानी लाठी, ये इन कहानियों को आप 2-3 बार भी एक बार पढ़ लेंगे ना, हफ्ते में एक बार पढ़ लीजिए, 3 हफ्ते में एक बार ऐसे रिवीजन करते जाए, फिर एग्जाम्स के टाइम एक बार, तो ये कहानियां आपको याद हो जाएंगी। कहानियां भाई अच्छी होती हैं कहानियां, 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद ही हो जाएंगी। और ये आपको पूरी पूरी कहानी तो लिखनी नहीं है। अब भाई 5 नंबर में है तो पूरे बुक में आपके ये नहीं कि पूरा का बुक ही आपको एग्जैक्ट लिखना है, उसमें से कुछ अच्छे अच्छे वर्ड, अच्छे अच्छे टॉपिक जो बहुत ही, देखिए कहानियों में हर एक चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट होता है, कुछ ऐसे रोल्स, मतलब कुछ ऐसे वहां से टर्म्स आते हैं, समस्या कुछ भी आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो उसी चीजों को आपको दिखाना है। एक मतलब उसमें से आपको निचोड़ निकालना कि इस कहानी से क्या था, और उसी को आप लिख के 5 नंबर ले सकते हैं। तो अगर आप सभी को ऐड करें तो देखिए इसमें से आप हिंदी में से कितने नंबर, आप अपने बुक में से कितने नंबर केवल ऐड ले सकते हैं। तो यहाँ से 5-5 10 हो गया, 10 20 हो गया, 30 हो गया, और यहाँ से देखिए तो हम ये दोनों मिला के 40 हो गया। फिर यहाँ से 14 तो 40, 10 50 और कितना हो गया, 54 हो गया, और फिर 5 जोड़ देंगे तो 59, यानी 59 नंबर आपको बुक से मिल जाएंगे। अगर आप देखें तो 59 नंबर आपको कहाँ से मिल जाएंगे, बुक से मिल जाएंगे। अब इसके बाद आपका जो भी है वो हम व्याकरण में देख लेते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो। अगर आपको हिंदी में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था तो आज इस सेशन के बाद आपको सारी चीजें समझ में आ गई हो। अब इसके बाद आपको जाके बुक पढ़ना है। आप एक दिन या तो अपना 1 हफ्ते का टाइम लीजिए, या तो 2-3 दिन पे लीजिए, इस पूरे बुक को एक बार आप पढ़ के खत्म कर लीजिए। और उसमें ये राइटर्स तो हमने लिख ही दिया है, आप इन राइटर्स को भी याद करें, जैसे राष्ट्र का स्वरूप, कुछ ट्रिक्स बना के, आरवी राष्ट्र, वासुदेव शरण अग्रवाल। अगर यहाँ से देखिए तो RK यानी रॉबर्ट नरसिंह होम हो गया, RK, फिर यहाँ से AH हम याद रख सकते हैं कि अशोक, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर भाषा यानी लैंग्वेज प्रोजी सुंदर रेड्डी। प्रोफेसर क्या करते हैं, वो भाषा, किसी भाषा के ज्ञानी होते, तो प्रोफेसर यहाँ से हो गया, प्रो और भाषा और आधुनिकता इसमें आ गई। फिर तेजस्वी मन आएगा तो आपके पास दिमाग में अब्दुल कलाम तो आ ही जाएंगे। फिर निंदा रस, हरिशंकर परिशाई, शंकर भगवान, वो निंदा से क्या रहते थे, वो सोचते थे ना कि सबकी निंदा, जो भी बुराइयां हमारे अंदर आ जाए ताकि हम ही बुरे रहे, बाकी सभी लोग मतलब अच्छे हो जाए, अच्छे राह पे चले। तो शंकर आए तो यहाँ से याद रखिएगा कि निंदा रस। तो इस तरीके से आप अपना जो भी याद करने का आसान तरीका उस तरीके से याद कर सकते हैं। कुछ कुछ कीवर्ड इसमें से ढूंढिए और याद कर लीजिए इन चैप्टर्स के नाम और इनके राइटर। वैसे यहाँ भी चैप्टर्स के नाम और इनके राइटर्स, ताकि आपके 20 नंबर तो फिक्स हो जाए। अब इतना याद करेंगे तो आपके जीवन परिचय भी तो याद हो जाएंगे इसी में। तो इतना पढ़ने के बाद आपके 10 नंबर, ये 20 नंबर तैयार करेंगे, 10 नंबर आपको प्लस में मिल जाएगा। इसी में रचनाएं याद करते करते साथ इसमें से भी आपको कुछ क्वेश्चन तैयार हो जाए, क्योंकि आपसे बुक से ही देगा। तो जयशंकर प्रसाद भाई एक ही राइट लिखे तो है नहीं, आप उनकी रचना पढ़ेंगे तो ढेर सारी उसमें लिखना पड़ेगा कि कितनी रचना है। तो कुछ रचनाएं याद कर लेंगे तो यहाँ का भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो बस ये रिलेट है, आप बस एक बार हिंदी की बुक को उठाइए और एक बार पढ़ जाइए ऐसे। और आज से आपको मतलब अगर आप पहले कुछ भी नहीं पढ़े तो 2 घंटे तो आपको हिंदी के लिए देना होगा। अगर आप पहले पढ़े हैं तो 1 घंटे दीजिए, नहीं पढ़े हैं तो 2 घंटे देखिए। आपको एक टारगेट बनाना होगा कि हम 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में अपनी पूरी बुक पढ़ के खत्म कर जाएंगे। खत्म करने के बाद सब चीजों को हम समझ लेंगे कि हमें बुक से जो क्वेश्चन आए वो ना छूटे। अब आते हैं हम ग्रामर पे। तो आइए अब हम बाकी का नंबर अपना ग्रामर से बटोरते हैं कि ग्रामर में कितने टॉपिक हम तैयार कर ले तो हमारे नंबर 100 में से 90 प्लस 95% 95 प्लस कैसे लाए। तो आज इसी की हम पूरी तैयारी कर रहे हैं कि कैसे कैसे। देखिए एक बार अगर हमें शेड्यूल मिल जाता है ना तो तैयारी करना आसान हो जाता है। अब बिना लक्ष्य के कोई कहीं क्या उसकी मंजिल है, क्या आगे वो कहाँ जाएगा। लेकिन आपके पास एक लक्ष्य होगा तो फिर आपकी जो तैयारी करने की जोश, स्पीड दोनों को बढ़ावा मिल सकता है। तो यह हो गया हमारा हिंदी का। अब आइए हम देखते हैं कि व्याकरण में क्या क्या है।
पेज तो लिखना होगा और अच्छे तरीके से लिखना होगा। मतलब जैसे निबंध लिखा जाता है पूरे मतलब प्रस्तावना से मतलब इसका निष्कर्ष क्या निकला, सब चीजों को लिखना है अच्छे से। और आपको अगर एक अच्छा निबंध लिखना है तो आपको हिंदी की बुक पढ़नी पड़ेगी। तो इसीलिए आप अपनी बुक पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे निबंध हैं और आपके पास वर्ड पावर बढ़ेगी, लिखने की आपके पास कला बढ़ेगी। भाई निबंध कोई भी लिख सकता है ऐसे वर्डों में, वो वर्ड नहीं, निबंध आपके पास जितनी ज्यादा आपके पास वर्ड वोकैबुलरी होगी उसके हिसाब से आपके पास अच्छे अच्छे वर्ड। अब आप ऐसे पढ़ ही नहीं रहेंगे, बुक तो आपको डायरेक्ट बोले जाए भाई निबंध लिखो तो पता है जनसंख्या पे लिख देंगे, कुछ भी उसमें लिखते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप बुक पढ़े हैं तो कुछ अट्रैक्टिव वर्ड उसमें डालेंगे, कुछ ऐसे वर्ड डालेंगे जिससे देख के कोई भी प्रसन्न हो जाए। तो देखिए निबंध बहुत ही महत्व देखता है। अगर हम IAS PCS की तैयारी करते हैं तो वहां भी हमें एक मेंस में लिखना पड़ता है। तो इसीलिए अगर आपका कोई ऐसा मतलब ड्रीम, सबका तो कुछ ना कुछ होगा, तो आप निबंध पे बहुत अच्छे से फोकस अपना बनाइएगा, क्योंकि 9 नंबर भाई बोर्ड में आपके लेने हैं और आगे की भी तैयारी हो जाएगी। तो इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट हो रहे जैसे बेरोजगारी बहुत याद चल रहा है, फिर उसके बाद वृक्षारोपण, वृक्ष की कमी हो रही है, एक समस्या ही है। फिर जनसंख्या, भारत में जनसंख्या वृद्धि, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। फिर पर्यावरण प्रदूषण, ये भी है। फिर उसके बाद विज्ञान के बारे में कुछ चीजें आप पूछ सकता है। तो आपको कई सारे ऑप्शन देंगे तो किसी न किसी में से आपको एक चीज पे निबंध लिखना होगा। तो ये मतलब कुछ हमने टॉपिक्स दिए हैं, मतलब जो कि हर साल इसमें से कोई ना कोई जरूर मिलता है। तो अगर इनमें से तैयार कर लेते हैं तो कोई ना कोई आपको मिल जाएगा एग्जाम में लिखने के लिए। देखिए उसमें कई सारे दिए होंगे, आपको एक ही पे लिखना होता है और एक को इतने अच्छे से लिखें कि आपको एग्जाम में 9 में से बस 8.5 अगर काटना भी चाहे ना तो आधा नंबर ही काटे, पूरा नंबर ना काट पाए वो। फिर उसके बाद आपके पास पत्र आता है, मैक्सिमम नंबर जो कि होता है 6 नंबर का। और पत्र लिखने के आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखिए उसमें पहले हम लिखते हैं सेवा में, फिर मतलब उसका पूरे जैसे लिखा जाता है, जैसे पत्र लिखा जाता है कोई भी, किसी में हम ऐसे लिखते हैं सेवा में, फिर यहाँ हमने कामा लगाया, फिर डॉट डॉट यहाँ से लिखेंगे जिसको भी लिखना हो, फिर जहां भी स्थान, फिर उसके बाद इसी के नीचे कोई भी महोदय जिसको भी आपको लिखना है, मान लीजिए हमने एक महोदय लिख लिया, फिर यहाँ कामा लगाएंगे, फिर लिखना तो यहाँ से पहले स्टार्ट करेंगे, फिर इस लाइन को पूरा करने के बाद आप कहाँ से शुरू कर देंगे, यहाँ से लिखना, फिर लास्ट में जब आपको लिखा मतलब हुआ कि कृपा करें, फिर उसको आप यहाँ से शुरू करेंगे और बाकी बचा यहाँ से, फिर आप यहाँ पे लास्ट में डेट डालेंगे, फिर उसके बाद अपना नाम जो भी हो वो लिख देंगे। या नाम तो लिखा नहीं जाता है इसमें, XYZ लिखा जाता है इंग्लिश में, तो आप इसमें क ख कुछ भी डाल सकते हैं, क्योंकि नाम आप नहीं लिखेंगे इसमें। अगर हमें मान लीजिए ऐसे देखा जाता है तो यहाँ नाम ऐसे लिखा जाता है तो आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, वहां पे कुछ भी मतलब X क ख कुछ ना ऐसे कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे हिंदी में हम क्या इंग्लिश में XY ऐसे कुछ डाल देते हैं, तो वैसे आप हिंदी में। तो इस तरीके से आपको निबंध लिखने की पूरी कला पता होनी चाहिए। ये अरे पत्र लिखने की, ये नहीं कि कोई कैसे भी उठाए पत्र वैसे ऐसे लिखने गए। पत्र लिखने का पूरा ये तरीका होता है कि हमें एक तरीके से लिखा जाता है। तो एक बार आप 2-3 बार लिख के इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर सबसे पहले आप पढ़ लीजिएगा कि हाँ ये किस तरीके से लिखा जा रहा है। तो इसमें से आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। और इसमें भी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप तैयार कर सकते हैं, जैसे नियुक्ति आवेदन पत्र, आपको किसी नियुक्ति आवेदन पत्र पे, फिर उसके बाद बैंक में किसी भी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करना हो तो हम बैंक को कैसे लिखेंगे। फिर उसके बाद मान लीजिए आपके किसी गांव में रह रहे, नगर में रहे, तो वहाँ पे बहुत सारी गंदगी है, तो आप उसकी सफाई करना चाह रहे हैं, तो उससे संबंधित जो भी अधिकारी आप उसको पत्र लिखेंगे। तो प्रार्थना पत्रों से कैसे लिखा जाता है, तो वो लिखने का जो भी हमने तरीका बनाया उस तरीके से आप लिखेंगे। अगर राइटिंग अच्छी रही तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं व्याकरण में, तो रस, छंद, अलंकार। भाई ये बहुत ही इजी टॉपिक है, इसमें रूपक, अनुप्रास ऐसे कुछ अलंकार गिने चुने मिल जाएंगे और आप उनको तैयार कर लेंगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये होता है। फिर उसके बाद लोकोक्तियां एवं मुहावरे। देखिए लोकोक्तियां बोली जाती है, मुहावरा बोला जाता है। जैसे बोला जाता है ना, ईद का चाँद होना, फिर आंखों का तारा होना, पानी पानी होना, ये सारा इसका अर्थ होता है और इसको आपकी व्याख्या भी करनी होगी। जैसे पानी पानी होना का मतलब क्या होता है कि मतलब शर्मसार होना ऐसे। फिर आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना। तो इन सभी का अर्थ और उनके मतलब फिर कोई मतलब एक लाइन लीजिएगा और उसमें उस वर्ड को आए
उसको डिफाइन कर दीजिएगा। तो ये हो गया 2 नंबर का आपका ये। फिर अपठित पद्यांश, देखिए गद्यांश या पद्यांश आता है, जैसे इंग्लिश में आता था अनसीन पैसेज, कोई भी अनसीन पैसेज दे देता था, उसको आप में उसमें क्वेश्चन दिया रहता था, उस क्वेश्चन को आपको उसमें से ढूंढ के लिखना होता था। तो पहले नहीं रहता था हिंदी में, लेकिन अब यहाँ पे संधि को और ये जो होती है विभक्तियां, ये हटा के 5 नंबर का आपका ये दे दिया है, क्योंकि संधि पहले 3 नंबर की आती थी, विभक्तियां 2 नंबर की आती थी, तो उन्हें हटा के 5 नंबर का आपका अपठित गद्यांश या पद्यांश दे देता है। फिर उसके बाद आता है खंड काव्य। देखिए खंड काव्य आप अपने जिले के अनुसार ही लिखेंगे, आपके पास जो भी गाइड हो, अक्सर ये गाइड या टेनियर होगा, तो उसमें आपके जिले के लिए दिया होगा कि आपके जिले में कौन है। इसमें मुक्ति यज्ञ और शांत ऐसे कुछ करके होता है। मुक्ति यज्ञ में आपको किसका कैरेक्टर लिखना है, जैसे कर्ण, इन सभी का होता है, तो आप उसमें से देख लेंगे कि आपके जिले में कौन सा है, और उस खंड काव्य को अच्छे तरीके से लिख के आप 5 नंबर ले सकते हैं। देखिए उसमें चरित्र चित्रण भी करना होता है, जैसे युधिष्ठिर का दे दिया। महाभारत अगर आप अच्छे से पढ़ें तो उसमें से किसी न किसी का कैरेक्टर आपसे पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद शब्दों में सूक्ष्म अंतर, देखिए कुछ शब्द होते हैं कि जिस मतलब बहुत थोड़ा बहुत अंतर रहता है, तो वो आता है, उस अंतर को समझाना होता है 2 नंबर का। फिर अनेकार्थी शब्द, भाई एक शब्द के बहुत अनेक अर्थ होते हैं, उसे लिखना है। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाना, मान लीजिए एक वर्ड को हम एक लाइन में कह रहे हैं, उस लाइन को हमें एक वर्ड में लिखना है, तो ये आपकी तैयारी करनी होगी। और आप अब से भी 5-6 आपको लिखना नहीं है, बस आपको सीरीज में मिल जाएगा या बुक में भी आपके पीछे दिया होगा, तो 5 से 10 रोज आप डेली यहाँ से 5 से 10 या 10 से 15, भाई अब टाइम कम है, आप बस रीड करते जाइए। ये भी जो भी हैं इन सभी को आपको 5 से 10 डेली रीड करते जाना है आपको। बस किताब को लीजिए और सभी को रीड कर लीजिए, और उसी में से आपको कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। फिर वाक्यों में शुद्धिकरण, देखिए कुछ वाक्य होते हैं वो गलत होते हैं, तो उसमें आपको शुद्धिकरण, तत्सम तद्भव ऐसे करके कुछ भी मिल सकता है आपको, तो वहां पे 2 नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए अब यहाँ से हमने 59 नंबर तो पहले ऐड कर लिया था बुक से। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ऐड करें तो 9 ये हो गया, 6 अगर इसमें हम ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा 15, फिर 6 ऐड करें तो 21, फिर 2 करें तो 23, 5 करें तो 28, फिर उसमें 5 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 33, फिर इसके बाद 2, 2 4, 2 6, 2 8, इसमें आपको 8 ऐड कर देना, तो ये 11 और ये हो गया आपके पास 41। तो आपने 51 और इसमें जोड़ दिया तो ये आपके पास 100 नंबर की तैयारी हो गई। तो आज हमने जितना टॉपिक बताया है, अगर आप इस पे अपना पूरा फोकस, और जैसे बताया कि आप बुक पढ़ना अभी से 2 घंटे या 1.5 घंटे, अगर 2 घंटे नहीं हो पा रहे तो 1.5 घंटे भी आप आज से हिंदी के लिए देने लगे, तो आपको 100 में से 95, 90 प्लस नंबर लाने से कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। आप ये हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको रोज आपको हाफ आवर्स स्टडी तो करनी पड़ेगी, वो भी किसके लिए, हिंदी के लिए। भाई हिंदी को अब हल्का नहीं कि बस 1 हफ्ते बचेंगे हम बस उसे घोर के पी लेंगे, बस ऐसा कुछ हो जाएगा। भाई हिंदी इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि इसमें हमें बुक पढ़ना पड़ता है, उसमें से कुछ आपको ऐसे दे देगा और उसे बताना पड़ेगा भाई ये किस चैप्टर का, इसके राइटर कौन है। तो जब तक आप उसको मल्टीपल रिवीजन नहीं देंगे तब तक ऐसा करना संभव नहीं है कि आप बस 1 दिन पढ़ाई करके ये सारी चीजें कर लें। तो प्लीज आपसे अगर 2 घंटे नहीं हो रहे हैं तो 1.5 घंटे जरूर आप हिंदी को दीजिए। आप आधे घंटे 1 घंटे में अपनी बुक को पढ़िए, मान लीजिए 1 चैप्टर गद्य का, 1 चैप्टर पद्य का और 1 चैप्टर हिंदी का तैयार कर लीजिए। उसमें से अरे गद्य क्या, उसे तो बस पढ़ते जाना है, पद्य में थोड़ा अर्थ लिखना है, उसमें अनुवाद लेना है, और फिर बाकी आप व्याकरण में आ जाइए। व्याकरण में जितने भी हैं, रस छंद, ये तो एक याद हो जाएंगे, इस छोटे छोटे डिफिनेशन है, इसको तो आप 2 दिन में तैयार कर सकते हैं। बाकी ये जो है शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द, फिर अनेक शब्द के लिए एक, वाक्यों में शुद्धिकरण, और ये लोकोक्तियां, मुहावरा, ये आपको डेली 10 से 15 पढ़ना है। डेली आप पढ़ेंगे, उसी में से आपको एग्जाम में मिल जाएगा, और आप जब पढ़े रहेंगे तो एक प्रसन्नता होगी कि मेरा पढ़ा हुआ व्यर्थ नहीं गया। और देखिए कभी भी जो स्टडी है, आप जितना अपना स्टडी करेंगे वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी।
आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो आई होप आप लोग को हिंदी का जो भी था पेपर कैसे आता है ये पूरा आपको समझ में आ गया हो और आप ये 100 नंबर अब लाने में पूरी जी जान से मेहनत करने में लग जाइएगा। और हम भी आपके लिए हिंदी में जो भी रचनाएं हैं उनके लिए कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स और बाकी ये सारी चीज़ें, इसमें से बहुत सारे टॉपिक हम आपको निबंध और तैयारी करवा देंगे, जिसके व्याकरण की भी तैयारी हम करवा देंगे कुछ, जिससे आपकी हिंदी में 90+ नंबर आ सके। तो अगर आपको सेशंस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस समय इस सेशन की ज़रूरत आपके दोस्तों को, आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं बोर्ड्स के, उनको बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ हमने एक छोटी सी कोशिश की है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और नहीं अच्छा लगा हो तो आपकी मर्जी। और उसके बाद इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, और अपनी राय ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको ये सेशन कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑलवेज बी हैप्पी और वर्क हार्ड करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता तो जरूर मिलेगी आपको। जय हिंद साथियों।